नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। निखिल जी पूछते हैं कि दिवालिया होने के बाद कंपनी के पास असेट होते हैं और शेयर डीलिस्ट हो जाता है, शेयर होल्डर को क्यों कुछ नहीं मिलता? फ्यूचर कंज्यूमर्स के साथ जो हुआ है वो भी क्लियर नहीं है, ना शेयर डीलिस्ट हुआ है। शेयर होल्डर्स के साथ ये एक फ्रॉड जैसा लगता है। ये कंपनी आज भी शेयर बाज़ार में ट्रेड कैसे कर रही है? तो निखिल जी, शुरुआत करें उससे पहले एक चीज़, कुछ चीज़ों का कंसेप्ट अपन क्लियर कर लें। एक बात तो ये है कि कंपनी एक आदमी की तरह, जैसे मैंने आपको पिछले भी कई वीडियो में बताया, और वो आदमी का जन्म जितना डिफ़िकल्ट होता है, किसी आदमी का जन्म लेना डिफ़िकल्ट होता है, और उतना ही डिफ़िकल्ट किसी आदमी को मार देना होता है या उसकी मृत्यु होती है। तो कंपनी के साथ भी ऐसा है। कंपनी का फॉर्मेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कंपनी को वाइंड अप या कंपनी की मौत भी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है। और जो शेयर होल्डर है वो कंपनी में हिस्सेदार है। तो अगर कंपनी दिवालिया होती है तो ऐसी कंडीशन में वो जो कंपनी के शेयर होल्डर को उसके असेट की कीमत मिलनी चाहिए, लेकिन अक्सर ये होता है कि उसकी जो असेट्स हैं वो इतनी कम होती हैं और उसकी लायबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो असेट बेचकर भी अपनी लायबिलिटीज़ को पूरी नहीं कर पाता। इसलिए शेयर होल्डर्स को प्राय कुछ नहीं मिलता है। दूसरी बात, डीलिस्टिंग का और दिवालिया होने का क्या संबंध है, और ये कंपनी अभी ट्रेड कैसे कर रही है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो देखिए, ये कंपनी अभी दिवालिया होने की प्रोसेस में है, अभी दिवालिया हुई नहीं है और ये ट्रेड नहीं कर रही है। ये इट इज़ सस्पेंडेड ओनली फ्रॉम ट्रेडिंग ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एनुअल लिस्टिंग फीस ड्यूज। जैसे मैंने बताया, ये जो NSE और BSE या और भी जो एक्सचेंजेस हैं, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज और है लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये दुकानें हैं। तो आप अपना माल बिकवाने के लिए कितनी जगह उनको डिस्प्ले पे रखते हैं? NSE में रख सकते हैं, BSE में रख सकते हैं, NSE BSE दोनों पे रख सकते हैं, NSE BSE और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो जब आप डिस्प्ले पे रखोगे सामान को तो डिस्प्ले वाला पैसे लेगा आपसे, ठीक है। कंपनी की परफॉर्मेंस से डिस्प्ले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी आपका माल कैसा है कैसा नहीं है, इससे उस दुकान के डिस्प्ले पे हम आपका सामान डिस्प्ले कर देंगे। कौन खरीदने वाला है और कौन बेचने वाला है, इससे हमको मतलब नहीं है, और डिस्प्ले का हम पैसा ले लेंगे। तो डिस्प्ले वाली जो दुकान है ना, वो एक्सचेंजेस है। तो डीलिस्टिंग जो है वो फैसला कंपनी का होता है, ठीक है। नहीं, अगर आप पेमेंट करेंगे, अगर जिस दुकान पे आपने वो माल रखा, यानी जो कंपनी के प्रमोटर्स ने जिस एक्सचेंज में अपना शेयर लिस्ट कराया, उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए या उसको फीस नहीं दी, जो साल भर की जो उनकी फ़ीस होती है वो नहीं दी, तो पहले चेतावनी देते हैं कि भैया फ़ीस दे दो, अगर आपने नहीं दी टाइमली तो अपने डिस्प्ले से हटा देंगे, तो उसको डीलिस्टिंग बोल देते हैं। तीसरी बात जो आपने कही कि अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो दिवालिया होते ही कंपनी का अगर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कंपनी डीलिस्ट उसी कंडीशन में होगी जब कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं, कंपनी मर जाए, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसी कंडीशन आई कि उस कंपनी को किसी और व्यक्ति ने खरीद लिया, पैसे देकर खरीद लिया, लेंडर्स वगैरह, उनमें समझौता हो गया आपस में, जो पुराने लेंडर्स थे, जैसे DHFL के केस में हुआ। तो DHFL के जो एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनकी पूंजी जीरो हो गई, और ये जो पीरामल साहब हैं, इन्होंने DHFL को खरीद लिया और अपने में मर्ज कर लिया, ठीक है, और वहाँ शेयर को डिलिस्ट करा दिया। तो कहने की बात ये है कि
जो डीलिस्टिंग है ना, वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और जो फ्यूचर कंज्यूमर्स जो है उसमें आप कह रहे हैं जो हुआ वो भी क्लियर नहीं है, तो देखिए परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। अब परफॉर्मेंस नहीं है, मान लीजिए आप एक साबुन बेच रहे हैं, किसी दुकान पे आपने साबुन रखा डिस्प्ले करने के लिए, और वो कहता है मैं आपसे फीस लूँगा इस डिस्प्ले करने की। आपने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किया ना, कोई खरीदेगा बेचेगा इससे मुझे मतलब नहीं है, और साबुन 2 कौड़ी का है, तो इसमें दुकान वाला क्या करेगा, उसको तो जो लेना है वो लेना ही है। वो कहेगा भाई आप मेरी फीस नहीं दोगे तो मैं इस डिस्प्ले के ऊपर आपका डिस्प्ले नहीं करूंगा, इसके ऊपर इसको हटा दूंगा डिस्प्ले से मैं। मतलब वो तो डीलिस्टिंग हुई। अभी मैंने सिर्फ काला रैपर लगा रखा है उसके ऊपर, जो डिस्प्ले कर रहा हूँ उस पर काला रैपर लगा रखा है, भाई ये चीज़ आप देख नहीं सकते, यानी ट्रेड नहीं कर सकते इसमें, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेड। तो ये चीज़ ठीक है। फिर शेयर होल्डर्स को क्यों कुछ नहीं मिलता, उसका कारण ये है कि एक ऑर्डर होता है, मतलब कानून में एक श्रृंखला दी हुई है कि पहले किसको मिलेगा। उसमें क्या है, पहले जो बैंक्रप्सी जो होगी, जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो करवा रहा है उसकी फ़ीस है, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, उसमें कर्मचारियों का पैसा है, और उसका भी ऑर्डर है। फिर सिक्योर क्रेडिटर है, यानी जिसने कोई असेट गिरवी रख के अगर कोई उन्होंने लोन दिया है तो। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वाले हैं। तो ऐसे एक ऑर्डर बना हुआ है। तो उस ऑर्डर के बाद एंड में अगर कुछ असेट्स में बचता है तो वो शेयर होल्डर के हाथ में आता है। तो ऐसी कंडीशन आती नहीं है। जनरली क्या होता है, वो सिक्योर क्रेडिटर भी जो होता है ना बेचारा, जैसे बैंक वाले हैं, वो भी उनको भी कुछ समझ लो आप आधा पड़दा ही कुछ मिलता है तो मिलता है, वरना नहीं मिलता है। तो आशा है आपकी जो ये जो क्वेरी थी उसको मैं कुछ हद तक रिजॉल्व करने में, उसको सुलझाने में सक्षम होऊंगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी आपके दिमाग में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर धीरज शर्मा जी जो हैं वो टाटा पावर के बारे में पूछते हैं। तो धीरज जी, ये जो है जैसे आप जानते हैं कि ये तो टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा पावर। अब क्या करती है, देखिए ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर प्लेयर है अब इसका प्राइवेट सेक्टर की। तो ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर प्लेयर का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे बिजली बनी, बिजली बनने के बाद उसका क्या करते हैं, उसको आप शहरों तक लाते हैं। तो किसके थ्रू लाते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लेके आते हैं, तारों के थ्रू लेके आते हैं, और उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शहरों में है। और बिल जनरेट, जैसे आपके और हमारे घरों में जो बिजली आती है उसके बाद बिल जनरेट होता है। तो ये कंप्लीटली इंटीग्रेट, या पावर जनरेट भी करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हैं, मतलब खुद ही पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और खुद ही ट्रांसमिट भी करते हैं। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों एरिया में बड़ी कंपनी, बड़ी अच्छी सॉलिड कंपनी है। और अब ये जनरेशन काय कैसे करते हैं, तो देखिए थर्मल से, कोयले से जनरेट करते हैं, सोलर से करते हैं बिजली, सौर ऊर्जा, उसके बाद पन बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, विंड से, पवन ऊर्जा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो जितनी 3-4 एक्टिविटीज़ जो मैंने बताई बिजली के उत्पादन के बारे में, उसके अलावा ये कुछ और काम भी करते हैं जो नए इनके वेंचर्स हैं, नए काम जो कर रहे हैं। हालांकि इनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। तो सोलर रूफटॉप वाले पैनल्स लगाते हैं घर की छतों पे जो लगे रहते हैं, कम बड़ी बड़ी बिल्डिंग के छतों पे जो लगे रहते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं। फिर ये सोलर सेल भी बनाती है। जो सोलर सेल जो कई कंपनीज होती हैं, इनसे सोलर सेल बने बनाए खरीद कर और वो फिट करके और उसको पावर प्लांट का, वो सोलर पैनल का रूप दे देते हैं, ठीक है। ये इनका काम हुआ। अभी जो इनकी जो कैपेसिटी है इसमें 57% तो कोयले से आती है, यानी कि जो जितना बिजली का उत्पादन ये करते हैं ना, वो 57% कोयले को जला के करते हैं, और 43% जो है ना बाकी ये सोलर है, हाइड्रो है, विंड है, इसके थ्रू करते हैं। और 2030 तक इनका लक्ष्य ये है कि मैं 43% जो अभी ये जो रिन्यूएबल या जो हमारे गैर परंपरागत
जो बिजली के सोर्स हैं उनसे 70% रिन्यूएबल में ले जाऊं, मतलब अभी 43% जो रिन्यूएबल का इनका जनरेशन है वो 70% जनरेशन जो है ना 2030 तक रिन्यूएबल का हो जाएगा। अब ये ट्रांजिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों समझना ज़रूरी है, वो इसलिए कि देखिए एक दो कोयला जो है ना वो कोयले के भाव वो ऊपर नीचे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है। और दूसरा क्या है, उसकी क्वांटिटी सीमित है। तो आप ये डिसाइड नहीं करते, बिजली में क्या होता है कि जब आप बिजली को बेचते हो, ठीक है, तो एक तो ओपन मार्केट में बेच देते हैं। ओपन मार्केट का मतलब ये है कि जैसे कहीं बिजली की किसी राज्य में कमी आ रही है तो उसके राज्य का जो मान लीजिए डिस्कॉम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी है, वो क्या करती है, उसको वो खरीद लेती है, ओपन मार्केट से खरीद लेती है, आप ये समझ लीजिए। और ज़्यादातर जो पावर होती है ना वो क्या होता है, उसमें पावर परचेज एग्रीमेंट होता है कि जैसे मैंने एक जगह उत्तर प्रदेश में किसी पर्टिकुलर जगह पावर प्लांट लगाया और वहाँ का जो सरकारी एजेंसी है या वहाँ का जो भी एक एजेंसी है जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो आपसे एक करार कर लेती है कि भाई इस रेट में 25 साल तक या 30 साल तक हम आपकी बिजली लेंगे। सिंपल तरीके से समझाने के लिए तो फिक्स रेट हो जाती है और लंबा करार हो जाता है, ठीक है। अब ये जो कोयले की जब प्राइस फ्लक्चुएट होती है तो आपकी तो रेट तो फिक्स हो गई। अब वो कोयले की जो प्राइस फ्लक्चुएट होती है उससे क्या है, तो वो कई बार तो वो एस्केलेशन क्लॉज डाल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि अगर कोयले का दाम इस रेट से ऊपर चला गया ना तो फिर बिजली के दाम ऐसे हो जाएंगे। लेकिन आप हमेशा जो है ना टंगे रहते हो एक तरीके से कि भाई कोयले का भाव कब क्या होने वाला है। तो जब आप शिफ्ट इसको कर लोगे रिन्यूएबल की तरफ, तो रिन्यूएबल के तो कोई एंड ही नहीं है। रिन्यूएबल का तो मतलब ये वो आप हवा चली तो हवा ख़त्म तो होती नहीं है, बिजली का उत्पादन हो गया, पानी गिरा, ठीक है, ऊंचाई से पानी गिरा, टरबाइन घूमा, बिजली बनी और वापस पानी तो ख़त्म हुआ नहीं, ठीक है। ऐसे ही सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा तो अनलिमिटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप जो है ना रॉ मटेरियल के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। दूसरी बात, पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो बेटर जो लेस पोल्यूटिंग है ये जो परंपरागत सौर ऊर्जा। तीसरी बात क्या है कि खाली आपको मेंटेन करना है इनको, जो मशीनरी है ना इसको मेंटेन करना है। तो अगर आपने वो सुजलॉन वाला अगर वीडियो हमारा देखा हो तो उसमें हमने बताया था कि सुजलॉन वाले एएमसी भी लेते हैं। एएमसी लेके काफ़ी सारा आपने पवन चक्कियाँ तो लगाई दी, उसके बाद वो एएमसी ठेका और ले लेते हैं। तो ठेका लेने से जो ठेकेदारी का काम है ना, यानी एएमसी वाला काम है, वही इन मशीनरी में रह जाता है और लंबी इनकी लाइफ होती है, ठीक है। तो कोयला और रिन्यूएबल में ये फ़ायदा है। नुकसान क्या है, देखिए रिन्यूएबल में नुकसान क्या है कि 24 घंटे पावर प्रोड्यूस नहीं होती है। हवा नहीं चली तो नहीं प्रोड्यूस होगी, ठीक है। पानी अगर बरसात ज़्यादा नहीं हुई तो पानी वो रिजर्वायर में जहाँ से आपको बिजली उत्पादन करना है वहाँ पानी नहीं आएगा, तो बिजली उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही सौर ऊर्जा जो है वो दिन में तो होती है लेकिन रात में नहीं होती है। और कोयला क्या होता है, कोयला आप जब मर्जी चाहो जब आप चला सकते हो। तो दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब ये जो है ये तो बात रही टाटा पावर की। अब इसका मार्केट कैप है 1,21,000 करोड़ का, ROE 11% का है, अच्छा ROE है। और डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 173 रुपये का कर्ज है। अब ये कर्ज क्यों है, वो इसलिए है कि ये लगातार अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर नए नए पावर प्लांट लगाते जाते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब अपन करते हैं यानी नया पावर प्लांट लगाते हैं, उसके लिए मैंने जैसे पहले भी कई बार बताया कि ऐसे एक्सपेंशंस के लिए या तो इंटरनल अक्रूवल यानी आपके पास जो पूंजी पड़ी है वो, या फिर आप जो है ना वो डेट के थ्रू या कर्ज के थ्रू, क्योंकि कर्ज के थ्रू ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। क्योंकि कर्ज लेना आसान है, कर्ज तो आप बैंक के पास गए, आपने रिपोर्ट दी और कर्ज आ जाएगा। लेकिन इक्विटी रेज करना की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, आप इशू लाएंगे उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और उस पर जो उसको आसानी से क्विकली
ना आप उसको रीपे कर सकते। डेट को आपने रीपे किया, बैलेंस शीट से काम खत्म। लेकिन इक्विटी को रीपे करना, बाईबैक करना, तो ये बड़ा टीडियस काम है। इसलिए 1.73 जो हमने बताया कि 1.73 डेट टू इक्विटी, वो ऐसे कंपनीज में रीजनेबल है क्योंकि टाटा की बैकिंग भी है इसमें। फिर प्रमोटर के पास 47% है, एफआईआई के पास 9% है, डीआईआई के पास 16% है, पब्लिक के पास 28% है। और पीई 31 का है, सेल्स 23% बढ़ी है पिछले 3 सालों में और प्रॉफिट 44% बढ़ा है। अब इसमें एक ही चीज़ जो प्रॉब्लमेटिक है ना, वो ये पी है, क्योंकि अगर आपने एनटीपीसी का देखा हो तो एनटीपीसी का कल के वीडियो में मैंने बताया था कि उसका पी करीब करीब 15% का है, पी लगभग 15 है, तो इसका डबल है। तो एक फैक्टर तो, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर की, जो ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है टाटा पावर, एक तो ये चीज़ है। और इसके जो इनोवेशंस है ना, नए नए एरियाज़ में एंट्री है ना, वो भी इसको एक हायर पी देता है। लेकिन फिर भी मेरे ये मानना है कि अभी भी गिरावट के बावजूद भी इसका पी जो है ना, अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, बेचने खरीदने की कोई राय नहीं है धीरज जी, आप एक बार अपना ड्यू डिलिजेंस कर लें। मैंने आपको कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। फिर विकास शॉ जी जो है ना, ई कॉस मोबिलिटी के बारे में पूछते हैं। तो विकास जी, बात ये है कि बिजनेस जो इसका है ना, बिजनेस मॉडल जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है इसका। करती क्या है? करती ये है कि ये कारें प्रोवाइड कराती है। बड़े बड़े जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, कॉर्पोरेट के एग्जीक्यूटिव्स, उनको शोफर ड्रिवन कार्स प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए एक कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है, वो एक शहर से दूसरे शहर गया, तो जब वो ट्रैवल करेगा तो वहाँ पर उसको एयरपोर्ट से लेके अपने डेस्टिनेशन ले जाने के लिए, और फिर वहाँ से डेस्टिनेशन से जैसे मान लीजिए होटल तक पहुँच गया, होटल के बाद अगले दिन उसको किसी मीटिंग में भी जाना है, किसी ऑफिस से रिलेटेड मीटिंग में जाना है, तो वो सारे शोफर ड्रिवन कार्स ये प्रोवाइड करती है। दूसरा क्या है, ये जितने एम्प्लॉई होते हैं ना, है ना, जैसे कोई आजकल स्कूल, मतलब इन कॉलेजेस वगैरह जो है ना, वो दूर दूर बन गए शहर से, तो वो कर्मचारियों को मेन शहर से कॉलेज तक ले जाना, या फैक्ट्री तक ले जाना, या प्लांट तक ले जाना, या कोई ऑफिस तक ले जाना और फिर वापस लाना, तो ये काम भी ये करते हैं। अब बात ये है कि एक इनकी खास बात है ना, वो ये है कि असेट लाइट मॉडल है, यानी इनके पास ये व्हीकल्स हैं नहीं, ये दूसरे वेंडर्स से जो है ना, मतलब किसके पास होगी बसें, उससे ये टाई अप कर लेते हैं, और टाई अप करने के बाद उन बसों को चलाते हैं। तो इनकी बैलेंस शीट पर एक्चुअली कोई बहुत कम गाड़ियाँ इनके पास है एक्चुअली। तो ये एसेट लाइट मॉडल से क्या होता है कि बार बार इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर, गाड़ी पुरानी हो गई मान लीजिए, फिर नई गाड़ी लाओ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनको करना पड़ा ना। तो वहाँ क्या है, उसकी सर्विसेज ले लेंगे, उस सर्विस के बदले में उसको पैसे दे देंगे, और इधर जो आप जिस कंपनी के एग्जीक्यूटिव को घुमा रहे हो आप, उससे चार्ज कर लेंगे, तो और बीच का जो गैप है वो खा लेंगे। अब बात ये है कि इसका जैसे मार्केट कैप है वो 1230 करोड़ का है, 39% ROE है और P 21 का है, तो अभी तक तो सब अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर जैसे मैं आपको कहता हूँ, इनका IPO सितंबर 2024 में आया था, तो सितंबर के रिज़ल्ट तो आप कोई बहुत अच्छे, कोई मतलब आप उसको तो इररिलेवेंट मान लो आप। अब दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं, अब एक ही क्वार्टर का रिज़ल्ट आपके सामने है, तो वो जैसे हमने कल के वीडियो में कहा, जब तक आप तसल्ली से 3 या 4 क्वार्टर का रिज़ल्ट नहीं देख लो, उसमें परफॉर्मेंस नहीं देख लो, तब तक क्या है कि नई कंपनियों पे कोई डिसीज़न लेना या कोई उसके बारे में राय कायम करना वो कठिन होता है। क्योंकि शुरू में जब DRHP ये दाखिल करती हैं, IPO लाती हैं, तो सब कुछ अच्छा अच्छा बताती हैं, और जितने भी मार्केट में जितने भी एनालिस्ट हैं ना, उन सबको खुश कर देती है, तो आपको अच्छी अच्छी रिपोर्टें मिलती हैं वहाँ से। फिर प्रसेनजीत प्रधान साहब, मिष्ठान फूड का एक हमने वीडियो बनाया था, उसके लिए आप कहते हैं कि सर बात सही है आपकी कि कंपनी कंडम है, लेकिन फिर जो स्टॉक एक्सचेंजेस ने इसको ESM स्टेज 2 से ESM स्टेज 1 पर क्यों ले आए? तो देखिए, ESM जो है ना, ये एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म है, इसका कंपनी के परफॉर्मेंस से कोई लेना देने नहीं है। देखिए, फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ,
आप सभी मेरे दर्शकों से निवेदन है, लिस्टिंग का मतलब मैंने एक दुकान पे जाके डिस्प्ले पे अपना माल रख दिया और वो ये कहता है कि देखो मेरी दुकान पे बदमाशी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप मेरी दुकान पे बदमाशी होगी ना, हेरा फेरी करोगे, प्राइस को ऊपर नीचे करोगे, तो मेरी दुकान का नाम खराब होता है। और सरकार जो है ना, जैसे सेबी, वो आके मुझसे कहती है भैया तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो क्या इसको। तो मेरे बिजनेस को बचाने के लिए और आम जनता को बचाने के लिए मैं कुछ नियम कानून कायदे जो है ना वो मैं लाता हूँ, और उसमें इतने इस तरह से प्राइस की फ्लक्चुएशन इसमें नहीं होगी। 5% होगी, 5% से ज़्यादा होगी तो सर्किट लग जाएगा। तो ऐसे कोई सर्वेलेंस यानी निगरानी रखने के कुछ तरीके हैं, तो वो हैं ये थी। इसका कंपनी की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। बीएसई एनएसई को किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। वो जो कंपनी जो छाप के देती है ना कि हमारे रिजल्ट ये आए, वो ये पब्लिश कर देते हैं। ये दुकानदार हैं, शोरूम होल्डर हैं, ये मतलब शोरूम के ओनर हैं, और कुछ भी नहीं है। इसलिए आप ESM 1, 2, स्टेज 1, स्टेज 2 से कोई मतलब नहीं है कंपनी के परफॉर्मेंस का। उमाकांत त्रिपाठी साहब HCC कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। तो त्रिपाठी साहब, वैसे तो क्या है, HCC जो है ना मानी हुई कंपनी थी किसी ज़माने में, और 1926 की स्थापना है। शिपिंग कॉरपोरेशन जो है वो 1946 या 7 में तब स्थापित हुई थी, और ये देखिए 1926 उससे भी पहले स्थापित हुई। और करती क्या है ये, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, तो इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ, डिज़ाइन करना, ठीक है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन करना बेसिकली। जैसे आपको एक टनल का प्रोजेक्ट दे दिया है, तो सारी मैं DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बना के ले आऊँगा, मैं ऐसे आपको इस तरह से करके दूंगा, इस तरह से इतना इसका डायामीटर होगा, इसमें इस तरह की ट्रैफिक आएगा, तो सारा काम ये करते हैं। तो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन बना के भी देते हैं, ड्रिल करके भी दे देंगे टनल को, ठीक है, जो उसकी सेफ्टी वेफ्टी सारे मेजर जितने भी इंजीनियरिंग के हिसाब से काम होते हैं ना सारे करके देंगे। तो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन काम ये तो HCC का काम है। तो HCC एज ए कंपनी, और इसके बाद इनकी सब्सिडियरी है, उनसे भी कुछ काम कराते हैं। तो वो जो है अर्बन डेवलपमेंट मैनेजमेंट में, अभी अर्बन डेवलपमेंट मैनेजमेंट क्या था, जैसे वाटर से रिलेटेड, जैसे वाटर से रिलेटेड काम, पाइपलाइन बिछाना, पानी की पाइपलाइनें बिछाना, ठीक है, सीवेज की लाइनें बिछाना, इस तरह के काम, तो अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये सब बनाना, इनकी सब्सिडी है, वो इसी ग्रुप में है, इसी के साथ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आते हैं। रियल एस्टेट में भी है, ठीक है। फिर जैसे इनके जो टिपिकल काम है, तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना, तो ये सारे काम ये करते हैं। लेकिन क्या है, देखिए, पहली चीज़ तो इसकी डेट टू इक्विटी जो है ना वो 8.5 है। तो मुझे बड़ा इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा इसके फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़बरदस्त डाउट है। हर 100 रुपये की इक्विटी के ऊपर 850 रुपये कर्जा है। मतलब ये जो है ना, ये कंपनी एक और एग्जाम्पल हो जाएगी अगर ज़रा सा भी थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो। अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सेल्स डाउन है इसकी, ठीक है। ऑर्डर बुक 9,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पे मत जाइए। ऑर्डर बुक जो है ना उस पर मत जाइए, क्योंकि ऑर्डर बुक किस दिन सामने वाला ऑर्डर कैंसिल कर दे, एग्जीक्यूट थोड़ी किया है आपने। एग्जीक्यूट करोगे तभी तो पैसे मिलेंगे आपको, एग्जीक्यूट तो आपने किया नहीं है। तो इस पे मत जाइए आप, तो इसके कर्ज को देखिए। कर्ज जब तक ये काम नहीं करेगी, इस कंपनी के दिन नहीं सुधरेंगे। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सेल्स डाउन होती जा रही है, बड़ी रिस्की कंपनी है ये। भाव के बारे में नहीं कह रहा हूँ, भाव के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। भाव तो हो सकता है अभी शायद फ्राइडे को ये 10 या 15% या 20% चढ़ा, तो हो सकता है और 20% चढ़ जाए। भाव का नहीं कह रहा हूँ, बट कंपनी की सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में मुझे सीरियस डाउट है। राहुल सिंह जी कहते हैं कि आरती इंडस्ट्री के बारे में बताइए, हमारे जैसे काफ़ी सारे निवेशक इसमें फंसे हुए हैं। राहुल सिंह जी, अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं ना, तो मैं हर बार ये कहता हूँ कि जो केमिकल सेक्टर है ना, इसमें आपको तभी एंटर होना चाहिए जब आप इस केमिकल सेक्टर की जो पर्टिकुलर कंपनी है ना उसके प्रोडक्ट के बारे में जानते हो।
वरना क्या है, ये एक तरीके से गैम्बलिंग की तरह है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो किसी ने कह दिया आपको, वो टीवी पे देख लिया, किसी बगल वाले ने उसे ने कह दिया, किसी ब्रोकर ने कह दिया, किसी सब ब्रोकर ने आपको कह दिया, किसी दोस्त ने सलाह दे दी, ये सेक्टर आसानी से समझ में नहीं आता है। और उसका कारण भी मैं कई बार आपको बताता हूँ, बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि उनकी डिमांड किस किस सेक्टर में क्या क्या होने वाली है, कैसे होगा, पता नहीं है। मतलब बहुत ही कोई शार्प आदमी हो ना, जो इंडस्ट्री में बहुत अंदर तक घुसा हुआ और जो एक्सपर्ट हो इस इंडस्ट्री का, काम किया हुआ हो इस इंडस्ट्री में, या लगातार इस पर रिसर्च कर रहा हो, केवल वही आदमी इस चीज़ को समझ सकता है कि कैसे मूव करेगी चीज़ें। कारण क्या है, लाखों प्रोडक्ट्स हैं जिनको केमिकल कहते हैं दुनिया में। आपने चारों तरफ जिस चीज़ को भी आप देखोगे ना, वो सब केमिकल है। जो भी आपके आसपास अभी दिख रही है ना, वो सब केमिकल है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, खैर मैं इसके बारे में बताता हूँ। 1984 में इसकी स्थापना हुई, और ये बेंजीन बेस्ड डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट बनाते हैं, टॉल्यूइन बेस्ड डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट बनाते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये बेंजीन क्या हुआ, और ये टॉल्यूइन क्या हुआ, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए तो हमने एक वीडियो बनाया था अमाल लिमिटेड वाला, आप चाहे तो वो पूरी उसमें कहानी है, सल्फ्यूरिक एसिड वो बनाती है, तो वो आप देख लें उसमें। तो ये तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अगर आप में से जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हो ना, उनको अच्छे से पता होगा। ये बेंजीन क्या होता है, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिंग्ड कंपाउंड है, ठीक है। अब क्या होता है, और बेंजीन से फिर टॉल्यूइन बनता है, आप ये समझ लें, मतलब बेंजीन का बच्चा है टॉल्यूइन। तो अब ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये कहाँ कहाँ काम आती है अपने को तो ये समझना है। तो ये दवाइयाँ बनाने के काम आती है, मतलब ये पूरी की पूरी इनके से अलग अलग प्रोडक्ट बन। देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है, एक रिएक्शन आपने कराई, एक प्रोडक्ट बना, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट बना उसको किसी दूसरी चीज़ से रिएक्ट किया, तीसरा प्रोडक्ट बना, ऐसे एक चेन बनती जाती है। तो ये बेंजीन की चेन, टॉल्यूइन की चेन और सल्फ्यूरिक एसिड के चेन, डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब उससे जो और हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो स्पेशलिटी केमिकल में है ये आरती इंडस्ट्रीज। अब बल्क केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल भी हम कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। स्पेशलिटी केमिकल का मतलब ये कि जो एक विशेष एप्लीकेशन में विशेष प्रयोजन के लिए काम आता है, जैसे दवाई के लिए, तो उसकी शुद्धता, उसका बनाने का तरीका, वो सारी चीज़ें जो होती है ना, वो इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है। एक बल्क क्या हुआ, उठा के थोक में उठाया आपने, बेंजीन उठाई, बेंजीन का आपने टैंकर उठाया और आप किसी को बेच दिया, तो कमोडिटी टाइप होती है उसमें, ठीक है। उसमें इतना मार्जिन नहीं होता। तो ये आरती इंडस्ट्रीज़ जो है ना, वो स्पेशलिटी केमिकल में तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, दवाई में। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं दवाई में होते हैं, एग्रीकल्चर में होते हैं, फिर प्लास्टिक में होते हैं, फिर टेक्सटाइल्स में होते हैं, फिर रबर इंडस्ट्री में होते हैं, फिर प्रिंटिंग इंक में होते हैं, फिर एक एनर्जी वर्टिकल भी इनका जो अपने क्रैकर प्लांट होता है ना, ठीक है, जिससे पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल पर रिलायंस टाइप का जो जामनगर में रिफाइनरी वहाँ पर, तो उसके लिए भी केमिकल्स के थ्रू क्रैकिंग होती है, क्योंकि क्रैकिंग इटसेल्फ इज़ ए केमिकल प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात ये कि एक तो प्रॉब्लम क्या है, अच्छा पहले ये बता देता हूँ, 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं इनके। आरती इंडस्ट्री में खुद में 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं ये, और 60 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है। 16 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, खुद का R&D सेंटर है, रिसर्च भी खुद ही करती है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि इनको है ना इन्वेंट्री मैनेज कर, इन्वेंट्री रखनी पड़ती है अपने पास। तो हाई वर्किंग कैपिटल चाहिए इनको। भाई इन्वेंट्री रखेंगे किसकी, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रखेंगे तो ही तो फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिनिश प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रखेंगे ताकि आगे ऑर्डर आए तो उसको बेचें। हालांकि इनके फिक्स ग्राहक भी हैं, लेकिन फिर भी क्या है, इन्वेंट्री अचानक से तो कोई भी केमिकल बन नहीं सकता। ये जितने भी बेंजीन और टॉल्यूइन है ना, ये क्रूड के डेरिवेटिव, मतलब क्रूड ऑयल से निकलते हैं ये सब। तो प्राइस जबरदस्त तरीके से फ्लक्चुएट करती है। कंपनी वैसे काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, मतलब अपने आप को कंपनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि
इस एरिया में, जिस एरिया में काम कर सके उसमें ज़्यादा मार्केट शेयर ले चुके हैं। तो पहले भी इन्होंने अभी काफ़ी एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नई कैपेसिटी ये लगा रहे हैं, और 2025 से 27 तक भी ये इनका ये इरादा है कि 2800 करोड़ रुपए ये लगा के कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नया प्लांट लगाएंगे। ये सारी कहानी ठीक है ना। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी जो सेल्स है ना वो 3 सालों में 12% बढ़ी और प्रॉफिट 7% घट गया। ठीक है, अब इसका कारण क्या? प्राइसिंग प्रेशर है। रॉ मटेरियल की जो फ्लक्चुएशन है ना वो इनके हाथ में नहीं है। मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी जो है वो हर 100 रुपये पे 71 रुपये कर्ज है, वो इसीलिए क्योंकि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर ये लगातार कर रहे हैं इसलिए। आरओई जो है 8.22 का है, पहले जो है 13-14% का आरओई हुआ करता था 2-3-4 साल पहले। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे जैसे करेंगे और जैसे जैसे प्लांट जो है वो ऑपरेशंस में आएंगे वैसे वैसे उम्मीद है कि ये आरओई भी इम्प्रूव होगी। लेकिन PE 40 का है। एक केमिकल इंडस्ट्री साइक्लिक इंडस्ट्री है, डिमांड सप्लाई पे चलती है। ठीक है, रॉ मटेरियल की ज़बरदस्त फ्लक्चुएशन है और गिरने के बावजूद भी आज भी PE 40 का। इसका मतलब आप जो है ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के बाद जब वो उससे प्रॉफिट आने लगेगा ना उन प्लांट से, उस 3 या 4 साल बाद का भाव आप अभी दे रहे हो। ये हाई PE है, और पहले तो और भी हाई होगा क्योंकि अब तो काफ़ी गिर चुका है ये शेयर। तो राहुल सिंह जी, कभी भी जो है ना शेयर लेने से पहले विचार किया जाता है अच्छे से, जल्दबाजी में नहीं लेना शेयर, कभी भी नहीं लेना। लेकिन क्या है, हम सभी थोड़ी जल्दी कर देते हैं और उसके बाद इस तरह के इश्यूज आते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 42% है, FII की होल्डिंग 7% है, थोड़ी सी कम हुई है। DII की होल्डिंग है 18%, वो भी थोड़ी सी कम हुई है। और जैसे होता है हमेशा जब इन दोनों की कम हुई है FII DII की, तो लेगा कौन? वो रिटेल हो लेगा। तो 32% करीब के रिटेल के पास है और उसकी होल्डिंग बढ़ी है। तो ये आरती इंडस्ट्री के बारे में बात है। तो आज जितने भी शेयरों की मैंने बात की उनमें मेरी खरीद फरोख्त की कोई राय नहीं है। अगर आप मेरे से इन्फ्लुएंस होकर इन शेयरों को खरीद फरोख्त करते हैं तो आपको शेयर बाज़ार में नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अपना ड्यू डिलिजेंस खुद करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। आपको अगर ये मेरा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।